कार्यकाल में तो मैंने कहा था कि हम कितनी खुली हवा में सांस लेते हैं। तो अच्छा वही अभ्यास था राय साहब के कार्यकाल में, एकदम खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे थे, और गिरीश्वर मिश्र जी के कार्यकाल में भी उसी तरह से खुली हवा में सांस ले रहे थे। तो अब मैं पूरे आदर के साथ और सम्मान के साथ अपने नियोक्ता को आमंत्रित करता हूं, श्री विभूति नारायण राय। श्रीमान कुलपति कानून खरे जी, मेरे पूर्वाधिकारी श्रीमान गोपीनाथन जी, मेरे उत्तराधिकारी श्रीमान गिरीश्वर जी, मंच पर उपस्थित चौबे जी और राकेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे रजिस्ट्रार कादिर नवाज खान, एक रजिस्ट्रार और तो सरदार सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगा शायद नाराज है, सवेरे से मुझे दिखे नहीं, मैंने कहीं नाराजगी है। बहरहाल सारे लोगों का मैं सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इन सब की उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। आज जिस अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं, 25 साल हो गए हमारे विश्वविद्यालय को, ये 25वां वर्ष खत्म हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अचानक हो जाती हैं, अनायास हो जाती है, कई बार दुर्घटनावश हो जाती है, लेकिन फिर वो पूरे जीवन भर के लिए आपके मन में स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। आपको बार बार पीछे मुड़ करके देखने का मन करता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज जब मैं कुलगीत देख रहा था तो मुझे लगता है कि आप में से जो लोग अभी आए हैं उन्हें बार बार देखना चाहिए और तुलना करनी चाहिए उन सड़कों की, इमारतों की जो उस कुलगीत में दिख रहे हैं। हिंदी के बड़े कवि नरेश सक्सेना जी हैं, आप में से ज़्यादातर लोग उनके पाठक होंगे। नरेश जी आए, यहाँ रुके, कुछ दिन रह करके उन्होंने ये कुलगीत तैयार किया और उस कुलगीत में बार बार पहाड़ियों की, चट्टानों की, एक तरह से दरकी हुई धरती का जिक्र आ रहा है। आज अगर नरेश जी भी आए तो मुझे लगता है कि ये कुलगीत उनको बदलना पड़ेगा, जिस तरह की हरियाली आज सवेरे टहलते हुए मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये जो अनायास एक चीज़ मेरे साथ हो गई थी, उसने कितनी स्मृतियाँ दी, किस तरह से बार बार पीछे मुड़ करके 8-10 साल पहले, 20 साल पहले उन सारे संस्मरणों में जाने का मन करता है। ये एक ऐसी घटना है जो मेरे साथ भी अनायास हुई। मेरे परिचय में बताया गया कि मैं ऐसे पेशे से था जहाँ पढ़ने लिखने से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि मेरे खिलाफ जब मैं अपनी नौकरी की शुरुआत में था, जो पहली शिकायत हुई ये हुई कि वो कविता लिखता रहता है। ये भी मूर्खतापूर्ण शिकायत थी, कविता मैंने जीवन में कभी नहीं लिखी। लेकिन जिन सज्जन ने ये कहा वो सभी साहित्य को कविता, किसी भी आप लेखक से अगर मुलाकात हो तो आप पाएंगे कि लोग उसे कहते हैं कि कवि जी हैं, या कहते हैं अपनी कविता सुनाइए। तो कविता से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन ये पहली शिकायत मेरे खिलाफ हुई। इसीलिए जब वो मुझे ये प्रस्ताव मिला, सबसे पहले प्रोफेसर विपिन चंद्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, देश के बड़े इतिहासकार हैं, वो सर्च कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया, क्योंकि मुझे जानते थे। तो उन्होंने कहा विभूति तुम वाइस चांसलर बनोगे? तो मैंने सोचा कि ये कुछ मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कि सर मैं अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट डिवीज़न आ जाता तो मैं तो यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो जाता, मैं IPS के चक्कर में क्यों पड़ता। सेकेंड डिवीज़न आया और उस जमाने में स्थितियाँ इतनी बुरी नहीं थी। आज तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों के सामने बड़े मुश्किल हालात हैं। आप MA कुछ भी हासिल कर लीजिए, फिर नेट, JRF, फिर सोर्स, पैरवी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। असल में क्या क्या चीज़ें जो मैंने कही वो आज जो सुबह सुना मैंने पिछले कुछ वर्षों में जो क्या क्या चीज़ें, मेरा फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया और सेकेंड डिवीज़न रह गया। और मैं मध्य वर्ग का आदमी था, मुझे बिना नौकरी के मैं जिंदा नहीं रह सकता था। हालांकि इस तरह के सपने बहुत सारे लोग देखते थे, मैं भी देखता था,
कि मैं खाली लिख पढ़ के जिंदा रहूंगा, लेकिन इलाहाबाद शहर बड़ा मुश्किल शहर था इस मामले में। और ये समझ में आ गया कि सिर्फ लिख पढ़ के फ्रीलांसिंग करके आप नहीं चल सकते, तो लिहाजा कोई नौकरी हासिल करनी थी। और इलाहाबाद उस जमाने में फैक्ट्री थी IAS PCS इन सबको निकालने की, अगल बगल सब तैयारी करे तो मैं भी करता रहा और इत्तेफाक से मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। तो बहरहाल जैसे ही विपिन चंद्रा जी ने मुझसे ये पूछा, उस समय मैं बताया गया कि मैं एक तरह से अपने सर्वोच्च पद पर था जहाँ मैं जा सकता था। मेरे पास 3 साल अभी समय भी बाकी था रिटायरमेंट का, लेकिन मुझे लगा कि इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिल सकता। जो पूरे जीवन भर का सपना था, जहाँ से जीवन शुरू करना था, अब जीवन के अंत में वहाँ पहुँचा जाए, तो इससे अच्छा कोई अवसर मिल नहीं सकता। और मैंने फौरन हाँ कर दिया और इत्तेफाक से जो नाम भेजे गए उसमें मेरा नाम टिक भी हो गया, तो मैं आ गया। बहरहाल ये एक ऐसा अनुभव है जो मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ये आप कल्पना कीजिए, गोपीनाथन जी दिल्ली से बड़ी मुश्किल से विश्वविद्यालय को यहाँ ले आए थे। 200 एकड़ बैरन लैंड पड़ी हुई थी, कुछ प्रथमा के नाम पर जो अभी आप देखते हैं, जहाँ वो एक सभागार भी है, पोस्ट ऑफिस, और हबीब तनवीर सभागार जो था उसी के बगल में बैठकें थी। एक में मैं बैठता था, एक में राजेश बैठते थे जो हमारे सेक्रेटरी थे, बगल में पुजारी जी रजिस्ट्रार बैठते थे, फिर फाइनेंस, तो 4-5 एक बैरक टाइप के वो थे। मकानों के ढांचे खड़े हो रहे थे, तो सबसे पहले मैं और मेरे वाइस चांसलर थे नदीम हसनैन साहब, लखनऊ से उनको लेके आया था मैं, और एक OSD हुआ करते थे सिंह साहब, नरेंद्र सिंह, और राकेश जो इफ्ता के समय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम लोग 4 लोग आए, और आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरा तलाक नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। मेरी पत्नी को जो एक खास तरह के जीवन जीने की 30-35 साल की आदत थी, उनके लिए तो एक शौक की तरह था कि आप ऐसी जगह आ जाए जिस घर में पानी ना हो, जिस घर में बिजली ना हो। जो ठेकेदार हमारे यहाँ काम कर रहा था उसने गड्ढा खोद रखा था, उसमें अपनी मोटर लगाता था, उससे पानी BC के घर भी आता था, लेकिन जब उसका मन होता तो बंद कर देता था। उसको अपने निर्माण के लिए पानी की जरूरत होती थी। बहरहाल ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब आज ये देख रहा था मैं, कुलगीत देख रहा था, वो सड़कें देख रहा था, इमारतें देख रहा था, तो मुझे लगा कि वो 5 वर्ष यहाँ बिताना मेरे लिए कितना इवेंटफुल रहा, कितना, जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं, ऐसे अनुभव, ऐसे संस्मरण जो जिंदगी में 1 ही 2 बार मुझे अपनी पूरी नौकरी में हासिल हुए थे, वो यहाँ हासिल हुए। ये अलग बात है कि ये विश्वविद्यालय बना जरूर था एक खास मकसद के लिए। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, और उस समय एक प्रस्ताव पास किया गया था कि एक विश्व हिंदी विश्वविद्यालय बनेगा और एक विश्व हिंदी सचिवालय बनेगा। लेकिन उस सम्मेलन के करीब 20 साल बाद जाकर के विश्वविद्यालय बन पाया, और मैंने पूरे अपने सारे जो दफ्तर के रिकॉर्ड थे खंगाल डाले। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये विश्वविद्यालय बना क्यों था। ये एक खास तरह की, जो आप एक अमूर्त किस्म की कल्पनाएं करते हैं ईश्वर को लेकर के कि ईश्वर ऐसा है वैसा है, उसी तरह विश्वविद्यालय भी हर व्यक्ति जो इसके बारे में लिख रहा था, सोच रहा था। अशोक जी जो पहले कुलपति थे, वो पूरे देश भर में जा करके गोष्ठियाँ कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे। उनकी नीयत बहुत अच्छी थी और कल्पनाशीलता भी जाहिर है अशोक वाजपेयी के बराबर हम में से किसी के पास नहीं होगी। लेकिन वो कहीं ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ये बन क्यों रहा है। वो हर आदमी का अपना, जैसे देवता को हर व्यक्ति अपनी तरह से करता है, उसी तरह विश्वविद्यालय की परिकल्पना कर रहा था। बहरहाल विश्वविद्यालय बन गया, विश्वविद्यालय शुरू हो गया, विश्वविद्यालय चलता रहा। और गोपीनाथन जी ने सही कहा, मैं भी उसमें विश्वास करता हूँ कि ये संस्थाएं किसी एक व्यक्ति के साथ ना शुरू होती है ना खत्म होती हैं। हम सब लोग इस प्रवाह के अंग हैं। हम आए, अपना रोल हमने अदा किया, 5 साल अदा किया। हम में से कुछ ज़्यादा तेज हुआ तो 4 साल में ही भाग गया। कुछ ना कुछ हम सब ने कंट्रीब्यूट किया विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के लोकतंत्र का आपके जो इस समय कुलपति जी हैं, ये मेरे खिलाफ अनशन पे बैठे थे। उन्होंने बड़े सम्मान और आदर के साथ, मैंने कहा कि मैं आपके फोन की वजह से ही आया हूँ, जैसे ही इन्होंने इनकी तरफ से ये सूचना मिली मैं आया। तो इसी लोकतंत्र की हमें इसी लोकतंत्र की रक्षा करनी है। आज देखिए हिंदी समय की बात हुई, हिंदी समय जो लोग यहाँ रहे होंगे वो कल्पना करें, पुराने वीडियो देख लें। इस देश के कम से कम 500 रचनाकार आए। वो सिर्फ कहानी कविता लिखने वाले लोग नहीं थे, वो एक्टिविस्ट थे, नाटक करते थे, वो इतिहास के विद्वान थे, वो समाजशास्त्री थे, तरह तरह के लोग आए। और वो क्या है, वो 3-4 दिन दोनों जब हिंदी समय चलता था तो इस विश्वविद्यालय में जहाँ इमारतें नहीं थी, ठहराने की जगह नहीं थी, सबको होटलों में हम लोग ठहराते थे, क्या तो गतिविधियाँ होती रहती थी। कैसे हम उन गतिविधियों को जीते थे। आप कभी कल्पना करिए कि एक साथ यहाँ पर हमारे उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल, हमारे कवि ऋतुराज, दूसरे कहानीकार दूधनाथ सिंह, शेरा यात्री, आलोक धनवा, विजय मोहन सिंह, राजकिशोर, हबीब तनवीर, ये अपने जो उपन्यासकार क्या संजीव, मतलब रामधन, ये इन लोगों के खाली हम लोग, मैं खुद आपसे इस बात को कन्फेस करता हूँ कि मैं 30-40 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन इन सब लोगों का नाम सुन के मेरे अंदर रोमांच आ जाता था। जब हबीब तनवीर या दूधनाथ सिंह या ऋतुराज या विजय मोहन सिंह ये कभी आते थे मेरे घर पर, या मैं जिन कमरों में रुके थे जाता था, तो मैं खुद अपने को समृद्ध महसूस करता था। मतलब ये क्या अद्भुत परंपरा हिंदी की है जो इस विश्वविद्यालय में मैंने फलते फूलते देखी थी। हिंदी समय में आप कल्पना नहीं करेंगे कि हमारे ये जो बड़े क्रांतिकारी कवि भरवर राव ये आए थे यहाँ पर। जिस समय हमने भरवर राव को बुलाया था, उसी समय संघ से जुड़े हुए विचारकों को भी बुलाया था। महाश्वेता देवी तो पहला जो गर्ल्स हॉस्टल है, महिलाओं का छात्रावास है, आप देखिए उसका उद्घाटन महाश्वेता देवी ने किया। मतलब ये मेरी कोशिश ये रहती थी कि हिंदी का हर, क्योंकि मुझे कभी नहीं बुलाया गया था उसके पहले, तो मैं चाहता था कि ये शिकायत ना हो। हिंदी से जुड़ा हुआ छोटे से छोटा रचनाकार, छोटे से छोटा एक्टिविस्ट ये महसूस करे कि उसका विश्वविद्यालय है। और लोग आए। उन दिनों जो हमारे पास रहने के लिए सुविधाएं नहीं थी, उन दिनों जब हमारे पास इस तरह के हॉल नहीं थे, माइक और कैमरे तक की व्यवस्था एक प्रिमिटिव जमाने की पुरानी व्यवस्थाएं थी, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सोचिए कितनी अद्भुत थाती हमसे छूट गई हमारे हाथ से। बहरहाल मैं तो देखिए अब 73 साल का हो गया, खड़ा होकर बड़ी देर तक आप लोगों को प्रवचन दे सकता हूँ। मैं ये सब ना करके सिर्फ इतना कहूँगा कि जो विश्वविद्यालय है वो खुली हवा के झोंके की तरह होता है। विश्वविद्यालय एक खुला मंच होता है, इसमें आप इसका विरोध करिए। अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ एक विचारधारा वाला रहेगा, इस देश में सिर्फ एक विचारधारा नहीं है। ये एक बहुलतावादी समाज है। हम जहाँ रह रहे हैं, गोपीनाथन जी ने अभी भाषाओं की बहुलता की बात की है, धर्मों की बहुलता है, जातियों की बहुलता है, संस्कृतियों की बहुलता है। हमारे अंदर न जाने कितनी राष्ट्रीयताएं हैं, सब नेशनलिटीज हैं, इन सब का सम्मान होना चाहिए। और इस विश्वविद्यालय में आपको हर उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो प्रतिरोध की बात करता हो, जो वो बातें करता हो जो उस समय का जो सत्ता तंत्र है वो उसे बहुत पसंद ना करता हो, क्योंकि तभी तो विश्वविद्यालय की सार्थकता है। मैं ज़्यादा समय ना लेके सिर्फ एक नॉम चॉम्स्की का एक बड़ा मशहूर वक्तव्य है, आप सबने पढ़ा होगा। एक किसी विश्वविद्यालय में चॉम्स्की को कन्वोकेशन एड्रेस के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ पर लोगों ने उसे बताना, जो वहाँ के प्रोफेसरान थे, प्रोफेसर हर जगह के एक ही जैसे होते हैं, ये बताना शुरू किया कि हम तुलनात्मक साहित्य पढ़ाते हैं, कि हम हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, कि हम ये किताब पढ़ा रहे हैं, कि वो किताब पढ़ा रहे हैं। चॉम्स्की ने कहा मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि कितनी विरोधी विचारधाराओं से, कितनी विभिन्न विचारधाराओं से इन बच्चों का एनकाउंटर कराते हैं। ये बच्चे
तरह की विचारधाराओं से जूझने की इनकी आदत होनी चाहिए। तो इस विश्वविद्यालय में भी मेरी कामना है, पता नहीं अब ये कामना कहाँ तक पूरी होगी, कि यहाँ भी खुली हवा चले और अलग अलग विचारधाराओं के लोग आएँ, अलग अलग मान्यताओं के लोग आएँ, अलग अलग भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं के लोग आएँ और एक दूसरे से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।